अस्सलाम लेक्चर नंबर 7 IS 12 जी। जी एडजस्टमेंट नंबर 30 जी। अच्छा जी, ये चारों बातें मैं आपको बता चुका हूँ, जरा सुन लें। बीच में एक डेटा लिखता हूँ, फिर इसको सॉल्व भी करते हैं। अकाउंट जितनी सुनेगा। टैक्स ऑन इनकम एट स्पेसिफिक रेट, पहला 4 पॉइंट है जी। हम मैं जबानी आपको बता चुका हूँ। पहला काम पे करेंगे, जो अकाउंटिंग इनकम की अमाउंट है उसे पीबीटी से माइनस कर देंगे। दूसरा काम पे करेंगे, टैक्स ऑन सच स्पेसिफिक टैक्स ऑन सच इनकम एट स्पेसिफिक रेट विल बी एडेड ऑन करंट ईयर टैक्स इफ टैक्सेबल इन करंट ईयर। ये आपको मैंने सारा बताया था कि हमने यहाँ पे तब लिखना है अगर टैक्स के मुताबिक इस साल इस पे टैक्स लगता है, और उतनी अमाउंट लिखनी है जिसपे टैक्स लगेगा। मैं भी एग्जांपल बनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तीसरी बात थी डेफर्ड टैक्स वर्किंग करेंगे इफ नीडेड, अगर उससे रिलेटेड कोई रिसीवेबल कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस कुछ होगा तो हम करेंगे। और चौथा पॉइंट है रिकंसिलेशन। मैं डेटा लिख रहा हूं, फिर सॉल्व करते हैं। और क्या वो भी होता है।
अच्छा जी, चार बातें थी। पहली बात, इसमें से हम अकाउंटिंग इनकम की अमाउंट माइनस करेंगे। अकाउंटिंग इनकम है 2025 की 200 रुपए, तो यहां से 200 माइनस हो जाएगा, एक काम। दूसरा काम क्या था, करंट ईयर, अभी हमने देखा भी था फाइल में, करंट ईयर टैक्स में कितनी अमाउंट आएगी, ऐसी शक्ल बनी होगी। यहाँ पे एक तो स्पेशल रेट आएगा, कितना है 13%, प्लस पहली बात, यहाँ पे अमाउंट तभी आएगी जब इस साल टैक्स के मुताबिक इस पे टैक्स लगना है, और उतनी अमाउंट आएगी जिस पे टैक्स लगना है। पहली बात है, टैक्स वाले कहते हैं कैश बेसिस है, और इस साल कैश रिसीव हुआ है, तो जितना हुआ है उसी पे टैक्स लगेगा। कितना हुआ है, 190, तो कितना आ जाता है ये 34.7, 24.7। इधर डेफर्ड टैक्स की वर्किंग अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि कैरिंग वैल्यू है और टैक्स बेस नहीं है। तो पिछले साल की मैं 7 वर्किंग कर रहा हूँ। ओपनिंग में कितना था जी, 90, 0, टैक्सेबल डिफरेंस आ जाएगा ना, एसेट आइए, और कितने परसेंट, 13%, इसका अपना रेट 7। यहां पे कितना है, 100, 100, 13, ये 100 ही बनता है, चेक कर लें, ठीक लिखा है ना। चले बेटा, रिकंसिलेशन में मैंने कहा था फार्मूला में बताने लगूं, अब आप देखें फार्मूला क्या, उस दिन तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था, अब फार्मूला देखें। लोगों का छोड़ दो पहले भाई, पहले लोग क्या करते थे इधर, क्या है बताएंगे। नहीं, बात में शोर हो रही थी जो मैंने सुनी क्लास के बाद। अच्छा बेटा, जो भी कुछ लिखा है इस इनकम के बारे में आप पहले लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आंसर डेटा में कहां से आएंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू कहां से पिक करनी। जी लिख लीजिए जी बेटा, प्लीज देखिएगा। बेटा पहली ब्रैकेट क्या है देखिएगा, टैक्स अमाउंट इन करंट ईयर टैक्स। बेटा इस इनकम की बात हो रही है,
इस इनकम से रिलेटेड क्या कोई टैक्स की अमाउंट है करंट ईयर टैक्स में? जी बेटा बिल्कुल है, ये वाली वैल्यू 24.7। बेटा जीरो भी आ सकता है यहाँ पे, आपको पता है। प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। क्या? डेफर टैक्स इंपैक्ट फॉर द ईयर। ये कैसे पता चलेगा? कैसे आएगा? कैरी फॉरवर्ड माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड करो, आंसर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव। किसका कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड? पूरे डेफर टैक्स का नहीं, सिर्फ इस इनकम से रिलेटेड, सिर्फ इनकम से रिलेटेड। कितना कैरी फॉरवर्ड? 13। सिर्फ इस टोटल नहीं, सिर्फ इस इनकम का 13 ओपनिंग कितना आ जाएगा फॉर द ईयर? कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट। पॉजिटिव बनता है ना, तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो बेटा ये प्लस आंसर आ रहा है 1.3। तो बेटा इस साइड का टोटल क्या बन गया? 26 माइनस दूसरे साइड क्या ब्रैकेट? अकाउंटिंग इनकम कितनी है? 200 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट 30%। बेटा सॉल्व करें, जो भी आंसर आएगा वो लिख दें। प्लस भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। माइनस बेटा ये अमाउंट आपने रिकंसिलेशन लिखनी। जी ये हो गया जी, इधर आ जाए, इधर करें जी। बेटा 25 पॉइंट हमने पढ़ा था। 25 क्या था? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ये IFRS 9 का पॉइंट था। IFRS 9 में दो चीजें हैं, एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है और एक इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट। 25A का नाम क्या हो गया? लिखें, ये फाइल में नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट। जी इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट, ये हेडिंग आ गई। टैक्स रूल लिखें जी। एज पर टैक्सेशन, एज पर टैक्सेशन, ये मैं रूल लिखवाऊंगा, उसके बाद आप लोग मुझे सॉल्व करवाएंगे। मैंने आप लोगों से पूछना है क्योंकि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता है आपको। लिखें टैक्स रूल, एज पर टैक्सेशन fair value gain or loss is not allowed as per taxation. As per taxation, fair value gain or loss is not allowed. Fair value gain or loss is not allowed, but actual gain or loss on sale is allowed. ठीक है जी, एक्चुअल गेन और लॉस ऑन सेल इज अलाउड। अगली बार लिखें जी, अभी टैक्स रूल चल रहा है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज अलाउड एज एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ पेमेंट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज अलाउड एज एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ पेमेंट। अगली बार लिखे जी, इंटरेस्ट इनकम is taxable on receipt basis.
बल्कि लिख लें एक सेकंड। इंटरेस्ट इनकम आपने भी क्या लिखा है, इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। इंटरेस्ट इनकम इसमें एक लफ्ज ऐड कर लें, इंटरेस्ट इनकम एट कूपन रेट। इंटरेस्ट इनकम एट कूपन रेट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। वैसे भी ये आंसर बनेगा क्योंकि रिसीट तो कूपन पे ही होता है ना। लेकिन लिख लें इंटरेस्ट इनकम एट कूपन रेट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। रिसीट भी कूपन वाली होनी है ना। चले एक और लिखे हम रूल। ईसीएल, ईसीएल पता है क्या होता है? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इज नॉट अलाउड एज पर टैक्सेशन। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इज नॉट अलाउड एज पर टैक्सेशन। चलें जी बेटा, टैक्स रूल हो गया। सुने जी, अब सुने जी प्लीज। अब इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट में ना 3 मेथड है। मैं अलग अलग तीनों को डिस्कस करूंगा। पहले मैं डिस्कस करने लगा एसीएम। 3 तरह से आप फॉलो कर सकते हैं ना एसीएम जी। करंट ईयर टैक्स, बेटा जैसे हमने सीखा है वैसे करंट ईयर टैक्स, और फिर क्या आ जाएगा इधर क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स। लेकिन किसके मुताबिक है? एसीएम मेथड, कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस टैक्सेबल। बताएं जी, पहले आपको जरा जहन में लाना पड़ेगा कि एसीएम में क्या क्या होता है जी। जो अकाउंटिंग होती है उसको रिवर्स करें पहले। शाबाश, माइनस करूंगा बेटा। इंटरेस्ट इनकम अकाउंटेंट पता है कौन सी वाली रिकॉर्ड करता है P&L में? अफेक्टिव रेट वाली। इंटरेस्ट इनकम एट अफेक्टिव रेट, वो से इनकम बनाई होगी ना, उसे रिवर्स करेंगे जी। बल्कि मैं इधर साइन दिखा देता हूं। माइनस अकाउंटिंग रिवर्स करनी, टैक्स से कुछ नहीं बोलना अभी जी। क्या ट्रांजेक्शन या जो अकाउंटिंग की हुई है पीबीटी में उसको रिवर्स कराओ ना पहले, और बस खत्म। ईसीएल ने रिकॉर्ड किया होता P&L में उसने। एसीएम मेथड में ईसीएल नहीं आता तो वो भी तो एक्सपेंस किया होगा ना। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का एक्सपेंस, आपको पता है रिवर्सल भी हो सकता है लेकिन नॉर्मल एक्सपेंस ही होता है। क्या करूंगा जी? माइनस क्या होगा? ऐड जी। आप बताएं आगे। फेयर वैल्यू तो अपडेट होती नहीं है इस मेथड में। ईसीएल होता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे हम आए, अकाउंटेंट ने तो एक्सपेंस नहीं किया होगा, टैक्स वाले कहते हैं एक्सपेंस होगा। टीसी ऑन परचेज एक्सपेंस, और कुछ और जी। इंटरेस्ट इनकम एट कूपन रेट, जो आपको रिसीट हुई होगी, क्योंकि कूपन वाली रिसीव होती है ना, वो ऐड कर दो कुछ, ये काम होगा। क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स, टैक्सेशन रूल्स को सोच के बताएं। इधर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का नाम। टैक्सेशन रूल को सोच के बताएं। टैक्स बेस क्या होगी? कॉस्ट ऑफ परचेज। शाबाश, है जी। वो अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है। वो एक केयर है, एक ख्याल करना आपने कि उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट शामिल ना हो। सिंपल कॉस्ट ऑफ परचेज। यस। कैरिंग वैल्यू कौन बताएगा जी? जी सर जो क्लोजिंग आ रहा
जी अब जरा आप ठीक जवाब दिया था कल आपने, मैंने सही नहीं तुमसे बात नहीं मैं कह बेटा बताना ना क्या बैलेंस शीट वैल्यू ना, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर है ना बैलेंस शीट वैल्यू। नॉन करंट में आ रही होगी वो। सही जी बेटा। बेटा स्केड्यूल का आंसर गलत जवाब है जो इन्होंने दिया अभी। नहीं बेटा क्लोजिंग बैलेंस तो डिप्लोमेटिक आंसर है ना, मैं वही तो बातें होगी। मैं बेटा कैसे आएगा क्लोजिंग बैलेंस ना, पूरी बात करें ना। बैलेंस शीट वैल्यू जो नॉन क्रेडिट में आ रही होगी, क्लोजिंग बैलेंस, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर है ना। बस आंसर भी दे दिया और जरा पता भी नहीं। और नहीं यार मैं कुछ पूछ रहा हूँ कैसे आए, हाउ द आंसर विल बी डिराइव्ड ना। क्लोजिंग वैल्यू, ईयर एंड वाली वैल्यू, ओपनिंग से एक दिन पहले वाली वैल्यू, ये थोड़ी मैं पूछ रहा हूँ। ईसीएल तो भूल ही गए सारा। बेटा बेटा सुने, एक होता है सिंपल सवाल जिसमें ईसीएल ना हो, उसमें तो एसीए मेथड में क्या होता है, जो स्केड्यूल का क्लोजिंग बैलेंस आता है वही जाता है बैलेंस शीट में। लेकिन आपको भूल गए जो ईसीएल के सवाल जब हमने किए थे तो वहां पे लॉस अलाउंस माइनस ही होता है बैलेंस शीट में जाके। तो बेटा डिप्लोमेटिक आंसर है बैलेंस शीट वैल्यू, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं कि आएगी कैसे एसीए मेथड में। बैलेंस शीट वैल्यू कैसे आएगी, स्केड्यूल का क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, जो क्लोजिंग क्या होगा, लॉस अलाउंस। अगर सवाल में ईसीएल नहीं होगा तो बस स्केड्यूल का क्लोजिंग बैलेंस, और यहां पे फिर ईसीएल नहीं आएगा इधर। लेकिन अगर हुआ तो यहां पे भी होगा और बेटा इधर भी माइनस करेंगे ना। भूल गया सब एसीएम मेथड। बेटा आंसर ये कैरिंग वैल्यू ऐसे आएगी, टैक्स बेस ऐसे आएगी, टैक्सेबल भी आ सकता है, डिडक्टेबल भी आ सकता है। एसीएम मेथड खत्म, फेवल तो सी गई। मैंने बेटा ऐसे ही चेंज करना है। ईसीएल इस दफा आपके सिलेबस में ऐड हुआ है तो डेफर टैक्स में ईसीएल पूछ सकता है साथ। नहीं यार बैलेंस शीट केस 3 में तो लॉस लॉस आते ही नहीं यार, वो तो फिर नेट खत्म ही कर देते हैं। हाँ लेकिन वो स्टेज 1 2 में तो माइनस करना पड़ता है ना, उसका बैलेंस लाग आ रहा होता है। स्टेज 3 में समझो हम स्केड्यूल में नेट कर देते हैं। चलो रिवाइज कर ले उसके बाद। पता नहीं क्या, मैं ईसीएल पढ़ाना है मैंने यार, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी में पढ़ा था, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी में पढ़ा था। फाइनेंशियल लायबिलिटी फेवर टू पी एंड एल कि अपने क्रेडिट इसका पोर्शन ओसीए में जाएगा, अदर फैक्टर वो अलग चीज थी। ये इन्वेस्टमेंट में पढ़ा था ईसीएल भाई, मिक्स कर दिया है वो अलग। ईसीएल जाता है पी एंड एल में बस। चले आगे, चलें जी बेटा एसीएम आगे। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, जी बताएं जी। करंट ईयर टैक्स, ये तो यही रहेगा, ये भी यही रहेगा, ये भी ये रहेगा, इस ये भी ये रहेगा, लिख लें। और फेयरवेल गेन लॉस ओसी में जाएगा, ये तो लिख लो यार। बेटा फेयरवेल थ्रू ओसी मेथड में भी क्या होता है बेटा, आपने ईसीएल पी एंड एल में एक्सपेंस आउट किया होता है। ये सारा सेम रहेगा, जल्दी से लिख लें। ये आसान है,
ये आसान है बेटा, इसमें तो फेयर वैल्यू एट की रेट आती है ना। इसमें तो फेयर वैल्यू आ रही होती है, आप अपडेट कर देते। एक काम और करना पड़ेगा। क्या करना है जी? शाबाश, डी टैक्स। बेटा क्लोजिंग आसान है इसका, फेयर वैल्यू एट ईयर एंड। बेटा एक काम और करना पड़ेगा इस मेथड में, डी टैक्स। डेफर्ड टैक्स लेजर बनेगा, ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, आपको पता है, क्लोजिंग आ रहा होगा जी। बेटा यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन लॉस ओसीए में जाता है ना, आपको पता है ओसीए में गेन लॉस हम लेके जाते हैं। तो बेटा ओसीआई, बेटा जो गेन फॉर द ईयर गया हुआ है मल्टीप्लाई बाय रेट, और अगर वही लॉस हुआ तो फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू गेन। बेटा ये चैप्टर एंड पे ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि इसमें सारे आईएफआरएस की एडजस्टमेंट्स आती हैं। ये काउंटिंग आता होगा तो अगली बात समझ आएगी जी। ठीक है जी। ये भाई तीसरी बात आ गई ओसीए वाली, एक रिवैल्यूएशन, एक इन्वेस्टमेंट शेयर्स और एक इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट। जी मैं अब चेंज करना है इसे, इसी को चेंज करूंगा फेवरेबल टू पी एंड एल। जी चेंज करने लगा जी। जी करंट टैक्स बताएं जी। बेटा प्लीज सुनिएगा, अकाउंटेंट ने भी इंटरेस्ट इनकम कूपन रेट पे रिकॉर्ड की होगी। फेयरवेल टू पीएनएल मेथड याद करें, इंटरेस्ट इनकम कूपन पे रिकॉर्ड होती है एज इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम एट अकाउंटेंट ने कूपन रेट रिकॉर्ड की होगी, उसे माइनस कर देंगे और जो रसीद भी कूपन रेट पे भी उसे ऐड कर देंगे। ये ऐसे सेम रहेगा। ये अलग अलग लिखना है क्योंकि पॉसिबल है कि कूपन पे अक्रू हुई हो, रिसीव ना हुई हो, अलग अलग। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड परचेज का स्टेटस क्या आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अकाउंटेंट ने भी एक्सपेंस किया हुआ, टैक्स वाले भी एक्सपेंस करवा रहे हैं, तो वो आएगा ही नहीं। ईसीएल जी अली भाई ईसीएल आएगा? एक सेकंड जी, बेटा इस मेथड में तो ईसीएल रिकॉर्ड ही नहीं होता। और कुछ? शाबाश। फेयर वैल्यू गेन लॉस तो पीएनएल में आता है ना, तो जो अकाउंटेंट ने अगर फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड किया होगा
फॉर द ईयर, या फेयर वैल्यू लॉस रिकॉर्ड किया होगा फॉर द ईयर, गेन लेस कर देंगे, लॉस ऐड कर देंगे, ये चीजें आएंगी इधर। ये वाला काम होना ही नहीं है, क्यों बोला? ये वाला काम होना ही नहीं है, और ये लिख लो सेम है, फेयर वैल्यू आती है ना ये रेंट पे। इसके नोट्स बन गए जी, जो मेथड होगा उस हिसाब से आंसर हो जाएगा जी। जी हो गया जी। एडजस्टमेंट और 42 फाइल में 41 एडजस्टमेंट्स हैं, 42 ला लिख लें, ये भी आपके सिलेबस में है, IFRS 15 जी। ये हेडिंग बना लें, फिर इसके भी मैं रूल बताता हूं। सेल ऑफ गुड्स विद सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड। एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड क्या होता है? 1 साल से ज्यादा उधार पे सेल कर दी। IFRS 15 लिखा है मैंने। अकाउंटिंग क्या होती है आपको पता था, टैक्सेशन रूल लिखे बेटा, सिनेरियो समझे, ये रिसीवेबल वाला पॉइंट है। एक्सटेंडेड उधार का पीरियड, क्रेडिट पीरियड, आपने गुड्स डिलीवर कर दी है, पैसे 1 साल से ज्यादा से बाद मिलने हैं, उसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। टैक्सेशन रूल लिखें जी, लिखें एज पर टैक्सेशन, एज पर टैक्सेशन फुल ट्रांजैक्शन प्राइस as per taxation, full transaction price is taxable in the year of delivery. Full transaction price taxable in the year of delivery. जिस साल आप सेल करेंगे ना, उस साल टैक्स लगाते हैं, पूरी प्राइस आपकी इनकम है, टैक्स लग जाएगा उस पर। मैं एक डाटा लिख लूंगा, उसको समझ भी लेते हैं जरा, फिर मैं वो रूल लिखूंगा, पहले एक बार समझ लें।
जी फर्स्ट टैब 25 गुड सेल की है। ट्रांजैक्शन प्राइस टोटल तय हुई है 140 मिलियन। 20% पैसे अभी मिल जाएंगे, आज गुड्स डिलीवर कर दिए। और बाकी 80% पैसे मिलेंगे 3 साल के बाद। 3 साल बनेंगे जी यकम अप्रैल 28 बनेगी जी। एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड, डिस्काउंट रेट 16% है। ये रेंट है 3125। अकाउंटेंट की एंट्री करेगा तो देखिएगा वो कहेगा बैंक डेबिट, जो पैसे आगे कितने 140 का कितने परसेंट 28 रुपए आगे। रिसीवेबल कितने से डेबिट होगा बेटा 140 का 80% कितने पैसे बनते हैं 112 रुपए लेने आपने 3 साल बाद। इसमें होगा बस फाइनेंसिंग एलिमेंट, 28 में तो नहीं होगा, वो तो मिल गया अभी। मल्टीप्लाई बाय 1.16 की पावर -3 71.75 रुपीज। 112 रुपए की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है 71.75। और बेटा सेल आप कितने से रिकॉर्ड करेंगे 99.75। ठीक है जी। अकाउंटिंग में तो ये होगा। और अकाउंटिंग में इसके बाद क्या होगा, अब हर साल इंटरेस्ट इनकम बुक करते जाएंगे। क्या एंट्री होगी रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कितने से करेंगे जी 71.9/12 बेटा 9 मंथ्स आएंगे। फर्स्ट अप्रैल के सेल भी दिसंबर ही रेंड है 8.61। आप ऐसा करते जाएंगे हर साल, और जब पूरे 3 साल पूरे हो जाएंगे ना तो रिसीवेबल का बैलेंस 112 रुपये आ जाएगा। ठीक है जी। टैक्स में देखिए क्या होगा जी। टैक्स वाले कहते हैं फुल प्राइस इज सेल, ये देखना। टैक्स वाले कहते हैं आपकी सेल 140 है, बस। टैक्स वाले कहते हैं फुल प्राइस इज योर इन द ईयर ऑफ डिलीवरी, आपने डिलीवर कर दिया ना इस साल, वो कहते हैं ये आपकी सेल है। अच्छा सेल ये आ गई, बैंक में पैसे कितने हैं वो तो 28 ही हैं, तो इसके बाकी सारे क्या हो जाएंगे रिसीवेबल। टैक्स वाले कहते हैं ये रिसीवेबल आपका 112। टैक्स वालों ने कोई प्रेजेंट वैल्यू बुक नहीं की, इसका मतलब, तो इसका मतलब वो ये वाली एंट्री भी नहीं करेंगे। बस 3 साल बाद जब पैसे आएंगे टैक्स वाले रिसीव हो जाएंगे उनके मुताबिक, और खत्म बात। ये अकाउंटिंग और टैक्स में फर्क होगा इस रूल के मुताबिक। जी से कहते हैं जी। अब क्या प्लस माइनस होगा देखिएगा बेटा। अकाउंटिंग सेल और टैक्स सेल की अमाउंट में फर्क है, तो क्या आ जाएगा अकाउंटिंग सेल, अकाउंटिंग सेल ऐड हुई है ना पीपीटी में, माइनस हो जाएगी कितने से 99.75। बेटा टैक्स के मुताबिक जो सेल की अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी 140 बनता है। और क्या होगा शाबाश, अकाउंटेंट ने इनकम बुक की हुई है वो तो टैक्स वाले मानेंगे नहीं, तो क्या होगा इंटरेस्ट इनकम जो आपने वो अनवाइंडिंग कह लें जो भी होता है कॉन्सेप्ट, कितना जी 8 पॉइंट ऐड की भी है। ये बेटा ये होगा ट्रीटमेंट करंट ईयर टैक्स।
वो बड़ा आसान है। बैलेंस शीट में बेटा एक ही चीज आ रही है इससे रिलेटेड, उसका नाम क्या है? रिसीवेबल। शाबाश बेटा, कैरिंग वैल्यू भी होगी, टैक्स बेस भी होगी। बेटा इस सिनेरियो में हमेशा कैरिंग वैल्यू कम होगी, क्योंकि उसने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता वो इनकम ऐड होती जाएगी, उसने आहिस्ता आहिस्ता 112 में पहुंचना है, तो टैक्स बेस हमेशा ज्यादा होगी बेटा इस सिनेरियो में। और इधर कितना जी? नहीं 71, माफ कर दे 71। भाई क्या हो गया, गाल दे दी ना आंसर, दे दी ना गलत आंसर, ये मैंने कल ही बता दिया था, याद है कि नहीं? जिसमें वहां भी इकट्ठी हो गई थी, नहीं ठीक जवाब दिया उसने। 80। चले जी, तो बेटा हमेशा ये आंसर कम होगा। तो ये एसेट है, कैरिंग वैल्यू माइनस टैक्स बेस जी, 31.6 क्या टैक्सेबल डिडक्टेबल? बेटा हमेशा डिडक्टेबल ही आएगा इस सिनेरियो में। लगा हुआ
कर अच्छा जी, जस्ट नंबर 22। जी बेटा, ये बहुत आजकल 4 5 6 साल से 5 साल से बहुत एग्जामिन हो रही है ये जजमेंट। कल लास्ट भी आपको मैंने बताया था बेटा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है, पीपी कह लें या इंटेंजिबल कह लें, दोनों पे एप्लीकेबल है जो पढ़ने लगे हैं। नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बस डेफिनेट टैक्स आपने क्लोजिंग पता करना है, तो पीपी की कैरिंग वैल्यू पता कर लें, टैक्स बिल्स पता कर लें। आपने देखी, हमने पहले सवाल भी किए, तो कॉन्सेप्ट तो यही है। अब ये क्या चीज है जो मैंने कल आपको बताया था, मैथमेटिकल रिडल्स। अब वो अगले लेवल पे चला जाता है और वो ये समझता है कि आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है बहुत अच्छी तरह से, अब आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, जरा समझते हैं एक चीज पहले, जरा एक चीज यहां पे मैं लिख दूं। जी, जरा करंट ईयर टैक्स की बात करते हैं। बेटा प्लीज समझिएगा, अब उस पर चलते हैं बाद में, पहले एक चीज समझ लें। अच्छा, ये जो आपको पता है पहले से, उसी से मैं एक चीज आपको सिखा दूंगा। ये मैं करंट ईयर टैक्स की बात कर रहा हूं, मतलब पीबीटी में क्या प्लस माइनस करना होता है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हम ऐड करते हैं, ठीक है जी। टैक्स क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है जी, ये तो पता ही है। अच्छा, अकाउंटिंग में अगर आप सेल करें और गेन आ जाए तो अकाउंटिंग गेन ऑन सेल लेस करते हैं, ठीक है जी। और टैक्स गेन, ठीक है, अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल एड, और टैक्स लॉस ऑन सेल। ये तो आपको पता है ना, इसी से एक चीज समझते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी, करंट ईयर टैक्स की। मिसाल के तौर पे बेटा हमें अलग अलग पता तो हम ऐसे करेंगे ना, लेकिन अगर वो सवाल में इस शक्ल में बात ना बताए, वो कह दे अकाउंटिंग टैक्स से ज्यादा है, अकाउंटिंग डेप्शन टैक्स से 5 रुपए ज्यादा है, तो बेटा फिर हम ना 25 पता है मुझे, ना 20 पता है, 25 ऐड 20 माइनस, क्योंकि उसने अलग अलग बताया नहीं है, लेकिन उसने डायरेक्ट क्या बताया, अकाउंटिंग डेप्शन पता नहीं कितनी है, टैक्स पता नहीं कितनी है, अकाउंटिंग टैक्स से 5 रुपए ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा 5 रुपए, ऐसे करूंगा। तो बेटा ये आप लोग समझ के बता रहे हैं, इसको रट्टा नहीं लगाना है, तो अंडरस्टूड है। मैं लिखने लगा हूं लेकिन अंडरस्टूड है। अगर वो कह दे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सीड टैक्स डेप्रिसिएशन बाय, तो हम उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे प्लस। और इसी तरह से अगर वो कह दे ऑपोजिट बात, वो कह दे टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड अकाउंटिंग
डेप्रिसिएशन बाय, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ना, अकाउंटिंग माइनस होती है ना, वो ज्यादा है और टैक्स वाली काम है। ठीक है जी, ऐसे ये लॉजिकल है, इसमें कोई रेटा लगाने की जरूरत नहीं है। चले अब आते हैं जरा इस बात पे, अकाउंटिंग गेन और टैक्स गेन। मैं इनको इकट्ठा डिस्कस करने लगा हूं। एग्जाम में आइडली तो क्या होना चाहिए, जैसे इसकी बात हो रही है उसको कहना चाहिए कि अकाउंटिंग गेन टैक्स गेन से इतने रुपए ज्यादा है, या टैक्स गेन अकाउंटिंग गेन से इतने ज्यादा है, या अकाउंटिंग लॉस टैक्स लॉस से इतना ज्यादा है, या टैक्स लॉस अकाउंटिंग लॉस से इतना ज्यादा है, ऐसे उसको बताना चाहिए। वो नहीं बताता, वो इसी बात को एक और इस बात यही करता है, बट किसी और अंदाज में आपको बताता हूं। अच्छा, वो कहता है कि आपने सारे एसेट बेचे, उनकी डिफरेंस बताता है नेट बुक वैल्यू। वो कहेगा डिस्पोजल हुआ है, अकाउंटिंग नेट बुक वैल्यू ज्यादा है टैक्स से बाय 5 रुपए। अब बेटा गेन, मिसाल दे रहा हूं 5 रुपए, बेटा गेन भी आ सकता है लॉस भी आ सकता है, जो भी हो। अब उसको कैसे, बात वो गेन लॉस ही कर रहा है, बात वो गेन लॉस की ही कर रहा है, लेकिन किस जबान में, नेट बुक वैल्यू की जबान में। मैं आपको भी बताता हूं, जरा देखिएगा। पहले मैं पूरा डेटा लिख दूंगा, फिर उसे खत्म करके मैं समझा दूंगा आपको। ये देखो, अकाउंटिंग नेट बुक वैल्यू फर्ज करो है 120 रुपए, और टैक्स नेट बुक वैल्यू है 115 रुपए। 5 रुपए ज्यादा ना, जो एसेट बिका है, बेटा बात वो गेन लॉस से कर रहा है, लेकिन किस जबान में, नेट बुक वैल्यू की जबान में। वो कहता है आपने सिर्फ बेच दिया है, उसकी नेट बुक वैल्यू है अकाउंटिंग 120 और टैक्स है 115। अकाउंटिंग नेट बुक वैल्यू एक्सीड टैक्स नेट बुक वैल्यू, अकाउंटिंग नेट बुक वैल्यू एक्सीड टैक्स नेट बुक वैल्यू, ठीक है, बाय। और ये किसकी बात हो रही है, डिस्पोजल की। ठीक है, ज्यादा ना, 5 कितने से ज्यादा, 5 रुपए से। बेटा चाहे गेन आए चाहे लॉस आए, न्यूमेरिकल इफेक्ट साइन का एक जैसे ही आएगा, देखना भी। मैं बताता हूं कैसे। अभी सुने जी, मैं कहता हूं ये सेल हुआ है 150 रुपए का। बेटा सेल प्रोसीड तो कांस्टेंट होती है ना, चाहे अकाउंटिंग में नेट बुक वैल्यू कुछ और हो, चाहे टैक्स में कुछ और हो, बिकेगा तो एक वैल्यू पे ही ना। 150 150, बेटा कितने का गेन आ गया, 30 35। तो बेटा इसका मतलब ये गेन है ना, अकाउंटिंग गेन 30 है, टैक्स गेन 35 है। तो बेटा टैक्स गेन क्या होता है, एड, अकाउंटिंग गेन क्या होता है, लेस। ऐसे ही होगा ना, क्या जी, 30 35 ऐसे होगा ना बेटा। 35 में क्या करूंगा, सॉरी 35 ये है, ये 30। बेटा 35 में क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, और 30 क्या कर दूंगा, गेन है ना। इसलिए कहते हैं कि किसी को गलत जानने से पहले अपने आप को देख ले। अभी कहा था गलत, मेरे गलत कहने में, मैंने क्या बोला, और तुम्हें कह ही नहीं रहा मैं, तुम ऐसे ही, तुमसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता यार, उससे बात, तुम्हारे साथ ही बैठे थे जी। तो बेटा 35 हम टैक्स गेन ऐड कर देंगे और 30 अकाउंटिंग गेन लेस कर देंगे, तो नेट देखो 5 रुपए ऐड हो रहे हैं ना। अब बेटा वो कुछ नहीं बताएगा आपको सवाल में, कितने का सेल किया, कितना अकाउंटिंग गेन आया, कितना अकाउंटिंग लॉस आया, नहीं बताएगा। वो कहेगा ना, वो नेट बुक वैल्यू बताएगा, वो कहेगा सिंपल क्या लिखेगा, अकाउंटिंग नेट बुक वैल्यू एक्सीड टैक्स बाय रुपीज कितना
₹5, बस वो ये बता देगा। तो बेटा आप खुद बताओ क्या हो रहा है, नेट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। तो मैं बेटा ऐड कर दूं। अच्छा, जब मैं हर सेशन में ऐसे ही बताता हूँ, फिर स्टूडेंट किसी के दिन में ख्याल आता है कि सर ये तो गेन है, अगर लॉस होता तो बेटा उसका जवाब है तब भी ऐड ही होना है। अभी साबित कर, तब भी ऐड ही होना है। अभी देखना, ये लिखा मैं इसे चेंज कर रहा हूं, ऐसे नजर आ रहा है 150। मैं कहता हूं ये बिका है 80 का। बेटा 80 का बिकेगा तो लॉस आ जाएगा कितना, 80 का ताल्लुक लॉस कितना, इधर 40, इधर 35 नहीं बनता। अच्छा नहीं, एक काम करो 80 ना करो, वो सेम अमाउंट बाई चांस नहीं आनी चाहिए, 70 कर लो, वो सेम अमाउंट आ रही है। कितना आ जाएगा, 50 का लॉस आ गया, और इधर 45 का लॉस आ गया। बचा था अमाउंट सेम ना होना, कोई कम। अच्छा, लॉस में क्या होता है, अकाउंटिंग लॉस क्या करेंगे जी, ऐड ऐसे, और टैक्स लॉस माइनस। तो बेटा तब भी देखो 5 ऐड ही होगा ना बेटा। तो बेटा चाहे गेन हो, चाहे हमें इधर गेन लॉस लिखना ही नहीं है। हम नहीं पता कर सकते गेन है कि लॉस है, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन से कि एसिड बिका है और उसकी काउंटिंग नेट बुक वैल्यू टैक्स से ₹5 ज्यादा है, बस। बेटा गेन लॉस तो आया है, लेकिन गेन आया है कि लॉस है ये नहीं पता कर सकते, लेकिन उसका दोनों का डिफरेंशियल इफेक्ट कितना है, बस ₹5, और ऐड करना है जी। डन हो गया जी। अच्छा, अगर ये ऐड करना है तो अगर वो हो, क्या कहते हैं, टैक्स नेट बुक वैल्यू एक्सीड अकाउंटिंग नेट बुक वैल्यू बाय ₹5 फर्ज करो डिस्पोजल, तो बेटा इसे क्या करना होगा, माइनस। करंट डे टैक्स के डिफरेंशियल डाटा होगा तो ये रूल बनेंगे, और ये समझ के हैं, कोई रट्टा नहीं है इसमें। जी बेटा सुनिए जरा प्लीज, ये लिख लें, फिर मैं बताता हूँ, जल्दी से अगर पे क्लोज करें। जी बेटा प्लीज, बेटा लिख लिए, बेटा प्लीज सुनिएगा एक बात, बेटा अब इसको और आसान कर देते हैं, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। बेटा ये 4 बातें हैं ना बेटा, जब हम पहली 2 लिख रहे थे ना, तो मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं लिखनी पड़ी, आसान थी ना बात। अकाउंटिंग ज्यादा होगी तो ऐड ऐसी है जी। अब बेटा लेकिन जब ये 2 समझाना पड़ा तो मुझे साइन समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखनी पड़ी। बेटा अब इसका भी शॉर्टकट है, कोई एग्जाम्पल कुछ नहीं सोचना, शॉर्टकट पता है क्या है, अकाउंटिंग डेप्शन ज्यादा हो टैक्स तो ऐड करते हैं ना, तो अकाउंटिंग नेट बुक वैल्यू भी ज्यादा तो ऐड ही करना, खत्म बात। रिलेट कर लो ना आसानी के लिए, बस सीख लिया ना, समझा तो दिया एक दफा बस। अब एग्जाम में बेटा टाइम नहीं होता इस तरह से डाटा लिख के सोचने का ना, तो आसान तरीका क्या है, ये ऐड करते हैं ना बेटा, काउंटिंग डेप्शन ज्यादा हो तो इधर इसकी करंट टैक्स ऐड करते हैं, तो बेटा ये भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
और टैक्स डिडक्शन ज्यादा हो तो माइनस करते हैं ना, तो ये नेट बुक वैल्यू टैक्स की ज्यादा और डिस्पोजल में तब भी माइनस करेंगे डिफरेंशियल अमाउंट जो डिफरेंस दिया हुआ है। जी सर। याद हो गया? अच्छा, असल में हमने ये नहीं पढ़ना था, असल में ये पॉइंट ये नहीं है जो वो है, लेकिन इसकी मदद से अब वो सॉल्व हो जाएगा। अभी देखिएगा, क्योंकि ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल नहीं है। बताता हूं बेटा, देखिए जरा, ये पीपी के बारे में भी है और इंटेंजिबल के बारे में भी है। फॉर्मेट टू डायरेक्टली डिटरमिन क्लोजिंग टैक्सेबल या डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस ऑन पीपी या इंटेंजिबल। बेटा सिचुएशन देखें, हाउ इट विल बी एग्जामिन्ड, कैसे वो पूछेगा आपसे। बेटा वो आपको पीपी की कैरिंग वैल्यू नहीं बताएगा, वो पीपी की टैक्स बेस नहीं बताएगा, वो डायरेक्ट बता देगा ओपनिंग डेट पे कि टैक्सेबल डिफरेंस है कि डिडक्टेबल डिफरेंस है। बेटा टैक्सेबल डिफरेंस पता कैसे आता है? कैरिंग वैल्यू, पीपी की बात कर रहा हूं, कैरिंग वैल्यू माइनस टैक्स बेस, वो ये करके आपको बता देगा टैक्सेबल है कि डिडक्टेबल, ये बता देगा। और क्या बताएगा? अकाउंटिंग डेप्शन नहीं बताएगा, टैक्स डेप्शन नहीं बताएगा, बल्कि क्या बताएगा? अकाउंटिंग एक्सीड टैक्स या टैक्स एक्सीड अकाउंटिंग। डिस्पोजल हुआ है बेटा, पीपी की वर्किंग करते हुए ना, कैरिंग वैल्यू निकालते हुए पीपी की, बेटा पीपी की कैरिंग वैल्यू निकालते हुए नेट बुक वैल्यू माइनस करते हैं। अकाउंटिंग वाला जो डिस्पोजल सेट हुआ है उसकी नेट बुक वैल्यू माइनस करता है, और टैक्सेशन के एतबार से हम उसकी टैक्स नेट बुक वैल्यू माइनस करते हैं। वो नहीं बताएगा कि अकाउंटिंग नेट बुक वैल्यू कितनी थी, टैक्स कितनी थी, वो बता देगा डिफरेंशियल। बेटा ये एक दो बातें मैंने और ऐड कर दी, ये आसान है, ये हमने पढ़ ली हुई है, मैं ये नहीं समझा रहा है, मैंने वैसे लिख दी है। वो इम्पेयरमेंट का जिक्र भी कर सकता है, वो रिवैल्यूएशन का भी कर सकता है। बेटा ये दोनों पॉइंट अंडर डिस्कशन नहीं है, इनका मसला ही नहीं है, ये डिफरेंशियल हो ही नहीं सकते, क्योंकि अकाउंटिंग में इम्पेयरमेंट और रिवैल्यूएशन तो होती है, टैक्स में होती ही नहीं, तो डिफरेंशियल हो ही नहीं सकते। ये वैसे मैंने लिख दी। बेटा अभी देखें, ये फॉर्मेट देखें बेटा, अभी जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस दो बातें याद करनी है। बेटा ओपनिंग अगर टैक्सेबल हुआ या टैक्सेबल होगा या डिडक्टेबल डिफरेंस होगा पीपी पे, वो कैरिंग वैल्यू नहीं बताएगा, वो टैक्स बेस नहीं बताएगा, वो कह देगा पीपी पे 100 रुपए का टैक्सेबल डिफरेंस है, मतलब कैरिंग वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है टैक्स बेस से। बेटा टैक्सेबल हुआ तो पॉजिटिव लिखते हैं, पता है ना, डिडक्टेबल हुआ तो नेगेटिव लिख देंगे। चले दूसरी बात क्या है बेटा, ये रिवैल्यूएशन गेन लॉस आपको पता है बेटा, ये हम बात कर रहे हैं किसकी बात करें? पीपी की। तो बेटा गेन होगा तो टोटल गेन या टोटल लॉस ऐड हो जाएगा, गेन हुआ तो ऐड, लॉस हुआ तो माइनस, ऐसे ही है जी। और इम्पेयरमेंट लॉस तो क्या होता है? माइनस ही होता है। ये होगी बात है जी। नहीं ऑपोजिट नहीं लग रहा है, मैं इन दो अभी इस पे रहते ना, वो उस पे नहीं, भी पहले ये दो बातें होगी। पहली बात ओपनिंग टैक्सेबल हुआ तो पॉजिटिव लिख देना, क्लोजिंग ओपनिंग डिडक्टेबल हुआ तो नेगेटिव, एक बात है। दूसरी बात बेटा ये, बेटा इन दोनों को मैं वैसे समझा रहा हूं, इनका मसला है ही नहीं, लेकिन ये पता है ना इम्पेयरमेंट लॉस माइनस होता है, रिवैल्यूएशन ये पीपी है, रिवैल्यूएशन गेन लॉस टोटल अमाउंट आती है, गेन ऐड लॉस माइनस, डन। अब बेटा जो मैंने हाईलाइट की है येलो कलर में, ये चार नाम वही है जो आप पढ़ के आए हैं, अकाउंटिंग डेप्शन एक्सीड, टैक्स डेप्शन एक्सीड, ये चारों वही चीजें हैं, ऐसे है जी। बेटा सुनिएगा, ये मैंने कंप्लीट फॉर्मेट बनाया हुआ है, या अकाउंटिंग डेप्शन टैक्स से ज्यादा होगी या टैक्स डेप्शन अकाउंटिंग से, कोई एक चीज होगी, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, और इन दोनों में से भी कोई, वो तो मैं कंप्लीट चीजें पढ़ा रहा हूं ना, आपको बता रहा हूं। अब सुनिएगा भाई, जाग जाए इधर। बेटा ये फॉर्मेट को वैसे रट्टा लगाना पड़ता है, साफ सी बात है, लेकिन आसान तरीका क्या होगा? इसका आसान तरीका पता क्या है? ये चार चीजें हैं ना, जो आपने वहां पे चार साइन देखे हैं इनके, बेटा चार साइन देखे ना वहां पे, और अमाउंट वहां लिखी होगी करंट ईयर टैक्स में,
बेटा वो साइन लॉजिकल हो गए, बेटा यहां पे उसका ऑपोजिट है, वैसे याद करो, यस सर। कोई रट्टा नहीं लगाना बेटा, ऑपोजिट है। बेटा ये वाले जो साइन हमने लिखे हैं, ये साइंस और ये अमाउंट, अमाउंट तो गिवन होगी डिफरेंशियल, बेटा साइंस हमने लॉजिक से लिखे हैं ना, ये लॉजिक थी बेटा, वहां पे क्या है इसका ऑपोजिट। ये देखो यहां पे काउंटिंग जहां जहां ज्यादा है वहां पे ऐड हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा ऑपोजिट। आसान तरीका याद करने का, वो लॉजिक है वो समझ लो, और यहां पे ऑपोजिट। ये देखो अकाउंटिंग ज्यादा माइनस डिफरेंशियल अमाउंट जो होगी, अकाउंटिंग ज्यादा है माइनस ऑपोजिट साइन है। जी सर। तो ये आपको ये फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो टैक्सेबल, ये भी पता ही है आपको पॉजिटिव होता है। जी सर। बेटा ये सारा करने के बाद एंड में टोटल करो, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो हम उसे कहेंगे ये पीपी का क्लोजिंग टैक्सेबल डिफरेंस है। बेटा ना हमें क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू पता है, ना हमें क्लोजिंग टैक्स बेस पता है, उसके बावजूद भी हमने क्या पता कर लिया है, क्लोजिंग टैक्सेबल डिफरेंस। और अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे क्लोजिंग डिडक्टेबल डिफरेंस है, इसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट आ जाएगा। तो ऑपोजिट मैंने आपको बता दिया साइन। ये देखें, ये देखें बेटा जरा देख लेना, आपको पता चल जाए ना कि बेटा ये सुनिएगा मेरी बात, जी सर। बेटा ये IAS 12 नहीं है अब जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये मैथमेटिक्स है, अननोन्स हैं, डिफरेंशियल्स हैं। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंपल आपके पास सारा डाटा होता है, काउंटिंग डेफिनेशन अलग होती है जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैथमेटिकल एग्जाम में टफ करता है उसको कि अच्छा ये तो अब आपको पता चल गया ना कैरिंग में, अब ऐसे बताओ कैसे आंसर आएगा, टू मेक इट कॉम्प्लेक्स, टू मेक इट डिफिकल्ट। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये मैंने एक पास्ट पेपर ओपन किया हुआ है, जो भी नाम है छोड़ दो उसका। ये देखो ऐसे वो बताएगा अकाउंटिंग डेफिशिएंसी टैक्स बाय 100, ठीक है, और कहीं भी नीचे आ जाओगे बता देगा। ये देखो यकम जनवरी ओपनिंग डेट है, कैरिंग वैल्यू नहीं बताई, टैक्स बेस नहीं बताई, बस ये बता दिया वो अकाउंटिंग कैरिंग और टैक्स बेस से ज्यादा है। ठीक है, ये बहुत दफा पेपर में आया हुआ है। ये देख लो अगला सवाल, ये अगला सवाल पास्ट पेपर का ही है, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीड टैक्स। ये पास्ट पेपर का सवाल नहीं है। ये देखो ये अगला पास्ट पेपर एक और है, टैक्स डेफिसिट एक्सीड, ठीक है, और भी चीजें होंगी सारी, मैं आपको थोड़ा सा शो कर रहा हूं। ठीक है जी, तो 4-5 पेपर में आया हुआ है, मैंने भी और भी सवालों में। ठीक है जी, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी चलो नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे मंडे को। टेक केयर, फाइल भेज दीजिए ग्रुप पे।